हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो के साथ स्टडी टैग पर। यह है BHIC 131 इग्नू स्टूडेंट्स के लिए इकाई एक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। सबसे पहले है उद्देश्य। इस इकाई का मुख्य उद्देश्य ये है कि छात्र प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में उपयोग होने वाले विभिन्न स्रोतों को पहचाने, उनकी प्रकृति को समझें तथा यह जाने कि इन स्रोतों से हमें भारत के अतीत के बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास को जानने के लिए हमें कई तरह के साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे ग्रंथ, स्मारक, शिलालेख, सिक्के, यात्रियों के वृत्तांत आदि। यह इकाई इन सभी स्रोतों की विशेषताओं, महत्व और सीमाओं को विस्तार से समझने का प्रयास करती है। नेक्स्ट है प्रस्तावना। प्राचीन भारत का इतिहास बहुत विस्तृत, विविध और समृद्ध है। इसे जानने और समझने के लिए हमारे पास कोई लिखित इतिहास की किताब नहीं थी, जैसे आज के समय में होती है। इसलिए इतिहासकारों ने अलग अलग स्रोतों से जानकारियां एकत्र कर हमारे अतीत को समझा। इन स्रोतों को मुख्य तीन भागों में बांटा गया है। पहला है साहित्यिक स्रोत, जैसे वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि, इन सबको साहित्यिक स्रोत में मानते हैं। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, जैसे सिक्के, शिलालेख, इमारतें, खुदाई से मिले अवशेष आदि। तीसरा है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, जो भारत आए और अपने अनुभव लिखे। वृत्तांत यानी जो ट्रेवलर्स जो आए थे हमारे देश में, उन्होंने भारत के बारे में अपने किताबों में लिखा। इन तीनों श्रेणियों के अध्ययन से हमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है साहित्यिक स्रोत। सबसे पहला इन तीनों में से प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में साहित्यिक स्रोत अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन स्रोतों के माध्यम से न केवल हमें तत्कालीन राजनीति और प्रशासनिक ढांचे की जानकारी मिलती है, बल्कि हम सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक पहलुओं को भी समझ पाते हैं। कैसे समझ पाते हैं? साहित्यिक स्रोत से। भारतीय साहित्य अत्यंत समृद्ध और इसका इतिहास सहस्रों वर्षों तक फैला हुआ है, मतलब कई सौ वर्षों तक फैला हुआ है। यह साहित्य कभी मौखिक परंपरा में रहा तो कभी लिपित किया गया, मतलब लिखा गया। इसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत, तमिल आदि भाषाओं में रचित विविध प्रकार के ग्रंथ सम्मिलित हैं। इन सभी स्रोतों को हम निम्नलिखित उपवर्गों में बांट सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे वैदिक साहित्य। इसका परिचय है। वैदिक साहित्य भारत की सबसे प्राचीनतम साहित्यिक परंपरा है, जिसकी शुरुआत लगभग 1500 ईसा पूर्व से मानी जाती है। इसे श्रुति साहित्य कहा जाता है, क्योंकि इसे सुना और सुनाया गया है और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से संरक्षित किया गया, या आगे बढ़ाया गया। मुख्य ग्रंथ कौन से हैं वैदिक साहित्य के अंदर? चार वेद, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ, अनुष्ठान का विवरण। और तीसरा है आण्यक, वन में रहने वाले ऋषियों के गुण चिंतन। चौथा है उपनिषद, जिसमें दर्शन, आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष आदि पर विचार हैं। इतिहास के लिए महत्व है, महत्वपूर्ण है इतिहास के लिए। ये क्या है कि ऋग्वेद से हमें क्या मिलता है? ऋग्वेद काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व की जानकारी मिलती है। इसमें 1028 रचाएं हैं, जो देवताओं की स्तुति है। पर साथ ही सामाजिक संरचना, युद्ध, गायों की महत्ता, कबीलाई व्यवस्था आदि का भी वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। समाज में वर्ण व्यवस्था, पति पत्नी के संबंध, यज्ञ संस्कृति, राजा की भूमिका और आर्यों की भौगोलिक जानकारी जैसे कई तथ्य स्पष्ट हैं। किससे? ऋग्वेद से। ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांड, यज्ञों और राजा के कर्तव्य की विस्तृत जानकारी मिलती है। उपनिषदों से भारतीय दार्शनिक चिंतन, जैसे कि अहम रश्मि, तत्वमसि, नेति नेति आदि को समझा जा सकता है। सीमाएं क्या क्या है इस ग्रंथ की? ये ग्रंथ आम जनजीवन की अपेक्षा ब्राह्मणों और यज्ञ प्रधान संस्कृति पर केंद्रित है। मतलब कि आम जनजीवन पे ज्यादा केंद्रित नहीं है, बल्कि ब्राह्मणों और यज्ञ प्रधान पर ज्यादा केंद्रित है। इनका उपयोग करते समय आलोचनात्मक विवेक जरूरी होता है, क्योंकि ये धार्मिक उद्देश्य से रचित है। ठीक है। अगला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। परिचय इसका है कि अर्थशास्त्र एक राजनीतिक, प्रशासन और अर्थनीति पर आधारित ग्रंथ है, जिसकी रचना मौर्यकालीन विद्वान कौटिल्य, चाणक्य कहते हैं जिसे, ने की थी। इसकी रचना लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है। ग्रंथ की संरचना कैसी हुई कि ये ग्रंथ 15 अध्याय, 150 खंड और 6000 से अधिक श्लोकों में विभाजित है। इसमें राज्य की नींव, धर्म, अर्थ, काम और दंड नीति पर व्यापक चर्चा है। इतिहास के लिए महत्व क्या है इसका? यह ग्रंथ हमें बताता है कि राज्य की शक्ति धन, सेना, जासूसी और प्रशासनिक नियंत्रण पर आधारित थी। इसमें साप्तांग सिद्धांत का भी उल्लेख है। राजा, मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र, ये सारे सात अंग हैं। दंड नीति और कूटनीति के नियम बहुत व्यवहारिक और वैज्ञानिक हैं। यह मौर्य काल के राजनीतिक दर्शन पर कर व्यवस्था, नगरों की प्रशासनिक व्यवस्था, विदेशी नीति, जासूसी तंत्र आदि को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। अगला है इसकी सीमाएं क्या है कि यह शाही दृष्टिकोण से लिखा गया ग्रंथ है, जिसमें आम जनता की स्थिति
पर कम चर्चा की गई है। जाहिर सी बात है, इसके अंदर ज़्यादातर राज्य और राजा के बारे में बात की गई है, आम जनता के बारे में कम बात की गई है कि राजा को ऐसा होना चाहिए, राज्य को ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट है महाकाव्य। इसका परिचय है भारत के दो महान महाकाव्य यानी रामायण और महाभारत केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य प्रणालियों के विशाल कोश भी हैं। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। रामायण वाल्मीकि रचित, किसने रचा था? वाल्मीकि ने रचा था इसको, रामायण को। लगभग 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच रचा गया इसे। इसमें राम के आदर्श जीवन, राजधर्म, नारी के मर्यादा, गृहस्थ जीवन और धार्मिक मूल्यों का चित्रण है। अयोध्या, जनकपुर, लंका आदि स्थानों की जानकारी हमें भूगोल की दृष्टि से भी देती है। महाभारत व्यास द्वारा रचित है। लगभग 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच रचित है ये। इसमें कौरव पांडवों के युद्ध की कथा है, पर साथ ही समाज, धर्म, राजनीति, राज्य व्यवस्था, स्त्री की स्थिति, युद्ध नीति आदि का भी विस्तृत चित्रण भी करता है। भगवत गीता इसी महाकाव्य का एक दार्शनिक भाग है। महत्व इसका कि इन महाकाव्यों में तत्कालीन समाज की मूलभूत संरचना जैसे वर्ण व्यवस्था, नारी की भूमिका, परिवार की अवधारणा, नैतिकता आदि का गहन विवरण मिलता है हमें इसके अंदर। युद्ध नीति, राजनीति, न्याय और धर्म के सिद्धांत भी इनमें प्रकट होते हैं। तो हमें इससे ये चीज़ें हमें जानकारी मिलती है। इसकी सीमाएं क्या हैं कि इनमें मिथकीय व धार्मिक तत्व प्रबल हैं, सबसे ज़्यादा यही है। ऐतिहासिक घटनाओं और पत्रों की पुष्टि के लिए अन्य स्रोतों से तुलना आवश्यक है कि ये चीज़ें सही हैं या नहीं। अगला है पुराण। परिचय इसका है कि पुराण शब्द का अर्थ है प्राचीन कथाएं। भारत में 18 मुख्य पुराण और उप पुराण मिलाकर 100 से अधिक ग्रंथ उपलब्ध हैं। ये ग्रंथ धर्म, वंशावली, भूगोल, तीर्थ, दर्शन और नीति से जुड़े होते हैं। मुख्य पुराण क्या है? विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, ब्राह्मण पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण आदि, ये सारे क्या हैं? मुख्य पुराण हैं। इतिहास के लिए महत्व क्या है इसका कि इनमें राजाओं की वंशावली, सप्तद्वीपों का वर्णन, तीर्थों का उल्लेख और धार्मिक अनुष्ठान की विधियां मिलती हैं। गुप्त काल के शासकों द्वारा इन पुराणों का प्रचार बढ़ा जिससे धर्म के साथ राजनीति का भी समन्वय हुआ। सीमाएं क्या है इसकी कि इनमें आतिशयुक्ति, चमत्कारी कथाएं और पौराणिकता अधिक है इसके अंदर कि इनकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता संदिग्ध हो सकती है। ठीक है, कि सही हो या ना हो, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट है संगम साहित्य। परिचय क्या है कि संगम साहित्य तमिल भाषा में रचित वह साहित्य है जो दक्षिण भारत के प्राचीनतम ऐतिहासिक स्रोतों में गिना जाता है। यह साहित्य 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच माना जाता है। इसे 3 संगमों की परंपरा से जोड़ा गया है। कौन 3 हैंगे? मदुरै, कपाटपुरम और कांची। प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? एतुतोग्य और पट्टुपाटुटु और तिरुक्कुरल आदि। ये थोड़े से नाम डिफिकल्ट हैं, आपको याद करने में दिक्कत होगी, पर समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। इतिहास के लिए महत्व, यह साहित्य तत्कालीन चेर, चोल और पांड्य राज्यों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तिथियों को उजागर करता है। व्यापार, कृषि, युद्ध, स्त्री पुरुष संबंध और भोग विलास की संस्कृति का यथार्थ चित्रण है। विशेषताएं क्या है इसकी कि इसमें श्रृंगार और वीर रस का अत्यधिक वर्णन है। स्त्रियां स्वतंत्र और सामाजिक रूप से सक्रिय दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है जीवन वृत्तांत, कविताएं और नाटक। जीवनियां जैसे हर्षचरित्र, ठीक है, जिसने भाण भट्ट द्वारा रचित की गई है। क्या? हर्षचरित्र। सम्राट हर्षवर्धन का जीवन परिचय है ये। विक्रमांक देव चरित, राज तरंगिणी कलहर द्वारा इसे रचित किया गया है। कश्मीर के राजाओं का विवरण दिया गया है इसके अंदर। कविताएं व नाटक, कालिदास की रचनाएं जैसे अभिज्ञान, शकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव, जो गुप्त काल की सांस्कृतिक उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। महत्व क्या है कि इनसे तत्कालीन राजाओं के गुण, दरबारों का जीवन, शास्त्रों और कलाओं का विकास और सामाजिक आदर्शों का चित्र मिलता है। नेक्स्ट है बौद्ध और जैन साहित्य। सबसे पहले है बौद्ध साहित्य, जिसमें पाली भाषा में रचित त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। संस्कृत में ललित विस्तर, महावस्तु, अवदान शतक। तीसरा है महायान ग्रंथ, सूत्रालंकार, सद्र, मपुंडरीक सूत्र। जैन साहित्य में प्राकृत और संस्कृत में रचित किया है कि आगम ग्रंथ, कल सूत्र, भगवती सूत्र
और नीति वाक्यामृतम। इतिहास के लिए महत्व है। ये ग्रंथ तत्कालीन सामाजिक बुराई, स्त्री की दशा, वर्ण व्यवस्था और श्रवण परंपरा को उजागर करते हैं। बौद्ध ग्रंथों में मगध, कौशल, काशी, अवतारी व्यक्तियों और राजाओं का वर्णन है। अगला है पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में पुरातात्विक स्रोतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये ऐसे भौतिक प्रमाण होते हैं जो उस काल की सभ्यता, संस्कृति, राजनीति, धर्म, आर्थिक व्यवस्था और कला को समझने में मदद करते हैं। जहाँ साहित्यिक स्रोतों में वर्णन और विचार होते हैं, वहीं पुरातात्विक स्रोत प्रत्यक्ष भौतिक साक्ष्य प्रदान करते हैं। इन्हें 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला है सिक्का। परिचय क्या है कि सिक्के प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास का एक सशक्त स्रोत हैं। ये धातु की मुद्राएं होती हैं थी जिन पर शासकों, देवी देवताओं, प्रतीकों या लिपियों की छवि अंकित होती थी। प्रमुख तथ्य क्या है इसके कि सबसे पुराना सिक्का पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास प्रचलन में आए। ये प्राय चांदी के होते थे और इन पर विभिन्न प्रतीकों की मोहरें छपी होती थी। मौर्य, शुंग, कुषाण, सातवाहन, गुप्त और अन्य वंशों के सिक्कों से राजनीतिक, इतिहास और धार्मिक रुझानों की जानकारी मिलती है। महत्व क्या है इन सिक्कों का कि शासकों के नाम पता चलते हैं, उपाधियां, धर्म और शासन काल के अनुमान में सहायता होती है। व्यापारिक संबंधों, विदेशी संपर्कों तथा मुद्रा प्रणाली की जानकारी मिलती है। विभिन्न लिपियों और भाषाओं के विकास का प्रमाण मिलता है। उदाहरण देखिए, जैसे कुषाणों के सोने के सिक्के पर ग्रीक व भारतीय देवताओं की छवियां मिलती हैं। और गुप्त काल में सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के जिन पर लक्ष्मी की आकृति मिलती है। अगला है शिलालेख। परिचय क्या है का शिलालेख वे लेख होते हैं जो पत्थर, धातु, स्तंभ या ताम्र पत्रों पर खुदे होते हैं। ये शासकों के आदेश, दानपत्र, विजय घोषणाओं, धार्मिक सिद्धांत आदि को सुरक्षित करते हैं। भाषा और लिपि क्या है कि प्रारंभ में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि प्रचलित थी। फिर बाद में क्या हुआ कि संस्कृत, पाली, प्राकृत और तमिल भाषाओं में शिलालेख मिलते हैं। इसमें कि प्रमुख शिलालेख कौन से हैं, जैसे अशोक के शिलालेख धम्म नीति, अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता के संदेश, प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की विजयी यात्राओं का विवरण मिलता है जिसके अंदर प्रयाग प्रशस्ति में, और हाथी गुफा लेख खारवेल में मिलता है। खारवेल में है ये। कालिंग नरेश की उपलब्धियां इसके अंदर मिलती हैं। और ये शिलालेख क्या है कि पत्थरों पे खुदी हुई है, पत्थरों पे, स्तंभों पे। महत्व क्या है इसका कि शासन, प्रशासन, धर्म, समाज, न्याय प्रणाली और दान की परंपरा का प्रमाण मिलता है। इससे हमें ऐतिहासिक घटनाओं की तिथि निर्धारण में सहायता मिलती है। स्मारक, मॉन्यूमेंट्स जैसे स्मारक वास्तुकाल, कला और संस्कृति के भौतिक रूप हैं। ये मंदिर, स्तूप, गुफाएं, महल, दुर्ग, समाधियां और स्तंभ आदि के रूप में होते हैं। प्रकार जैसे धार्मिक स्मारक जैसे सांची स्तूप, अमरावती स्तूप, खजुराहो के मंदिर, ये धर्म विशेष की मान्यताओं और कला शैली को दर्शाते हैं। दूसरा है राजनीतिक स्मारक जैसे राजमहल, किले, दिल्ली का लाल किला, ग्वालियर दुर्ग। ये शक्ति, शासन और सामरिक व्यवस्था को दर्शाती है कि उस टाइम के लोगों की शक्ति कैसी थी, शासन और सामरिक व्यवस्था कैसी थी, ये सब हमें दर्शाता है स्मारक से। शैक्षणिक सांस्कृतिक स्मारक जैसे नालंदा, तक्षशिला के अवशेष, ये सब। महत्व क्या है इनका कि स्थापत्य कला की उन्नति का परिचय पता चलता है। धार्मिक सामाजिक जीवन की झलक पता चलती है। तकनीक की, निर्माण कला की प्रगति का प्रमाण मिलता है। विशेष उदाहरण जैसे अजंता, एलोरा की गुफाएं, बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म की कलात्मक अभिव्यक्ति मिलती है। सांची का स्तूप मौर्यकालीन बौद्ध वास्तुकला, कोणार्क सूर्य मंदिर मध्यकालीन मंदिर निर्माण का उत्कृष्ट उदाहरण है। विदेशी वृत्तांत मतलब कि फॉरेनर अकाउंट्स, प्राचीन भारतीय इतिहास की पुनर्रचना में विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। ये वृत्तांत भारत की उन विशेषताओं को उजागर करते हैं जिनका विवरण भारतीय स्रोतों में या तो नहीं मिलता या बहुत सीमित मिलता है। विदेशी यात्रियों ने भारत की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों का वर्णन अपनी दृष्टि से किया, जिससे भारत के अतीत का एक समांतर और तुलनात्मक दृष्टिकोण सामने आता है। इन वृत्तांतों को हम मुख्य 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे यूनानी और रोमन यात्रियों के वृत्तांत। मेगास्थनीज ये यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया था। इसकी रचना इंडिका भारत के तत्कालीन शासन, समाज, नगर व्यवस्था, जाति व्यवस्था और धर्म का विवरण देती है। जो इसकी जो रचना थी इंडिका, इसने जो अपनी किताब में लिखा था, उसने भारत को 7 जातियों में विभाजित बताया। नगरों की सुरक्षा, सड़कों और कानून व्यवस्था का भी उल्लेख किया उसके अंदर। प्लिनी, टॉलमी और स्ट्रैबो ये रोमन लेखक और भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने भारत के व्यापार, भूगोल, प्रकृति, संसाधन और समुद्री मार्गों की जानकारी दी।
टोलेमी ने भारत का प्राचीन मानचित्र प्रस्तुत किया जो नगरों और नदियों की स्थिति दर्शाता है। चीनी यात्रियों के वृत्तांत, जैसे फाहेन 5वीं सदी में भारत आया गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। इसका उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों की खोज और बौद्ध स्थलों का भ्रमण था। इसने फोको की नामक ग्रंथ लिखी जिसमें सामाजिक व्यवस्था, धर्म, न्याय प्रणाली और बौद्ध धर्म का वर्णन मिलता है। ह्यून सांग 7वीं सदी में हर्षवर्धन के काल में भारत आया। इसकी नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और सीयू की नामक वृत्तांत लिखा। इसने भारतीय प्रशासन, समाज की शिक्षा, धर्म, न्याय व्यवस्था आदि का विस्तृत वर्णन किया। अगला है इत्सिंग 7वीं सदी के अंत में भारत आया। नालंदा में अध्ययन करके ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें बौद्ध भिक्षुओं की जीवन, मठ व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली की जानकारी है इसके अंदर। नेक्स्ट है अरब, फारसी और यूरोपीय यात्रियों के वृत्तांत। अल बरूनी 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया। संस्कृत भाषा सीखी और किताबुल हिंद नामक ग्रंथ लिखा। इसमें भारतीय दर्शन, धर्म, खगोल शास्त्र, गणित, समाज आदि का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन है। इब्न बतूता 14वीं सदी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत में दिल्ली सल्तनत, शासन व्यवस्था का, नगर जीवन, न्याय प्रणाली आदि का वर्णन किया है। और मार्को पोलो ये 13वीं सदी में दक्षिण भारत के व्यापारिक केंद्रों का भ्रमण किया। इसने भारत के व्यापार, सामाजिक जीवन और मंदिर की व्यवस्था का उल्लेख किया। लास्ट सारांश इस यूनिट का कि प्राचीन भारत इतिहास को समझने के लिए विविध स्रोतों का गहरा सहारा लिया जाता है। ये स्रोत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत जो है, और विदेशी वृत्तांत। इन सभी स्रोतों की अपनी अलग अलग विशेषता और सीमाएं हैं, लेकिन सम्मिलित रूप से ये हमें प्राचीन भारत के समाज, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धर्म, शिक्षा और अर्थव्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। साहित्यिक स्रोतों में वैदिक साहित्य, महाकाव्य, पुराण, अर्थशास्त्र, संगम साहित्य, नाटक, जीवनी और बौद्ध जैन ग्रंथ प्रमुख हैं। ये ग्रंथ धार्मिक विश्वासों, समाज की संरचना, राजनीतिक विचारधारा और सांस्कृतिक मूल्यों की जानकारी देते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में सिक्के, शिलालेख और स्थापत्य स्मारक आते हैं जो शासन व्यवस्था, कला, लेखन प्रणाली और आर्थिक जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ये सभी मूर्त स्रोत प्राचीन भारत के, मूर्त यानी किसी को जो छू सकते हैं, भारत के भौतिक और प्रशासनिक स्वरूप की पुष्टि करते हैं। विदेशी यात्री के वृत्तांत जैसे मैगस्थनीज, फाहान, हैंसंग, अल बरूनी आदि ने भारत को एक बाहरी दृष्टिकोण से देखा और उनके विवरण से हमें तत्कालीन समाज के जीवन, शासन, धर्म और शिक्षा की वस्तुनिष्ठ जानकारी मिलती है। क्योंकि जिस तरीके से बाहर के लोग अपने नजरिए को दिखा सकते हैं, वैसे हम अपने देश को नहीं देख सकते। निष्कर्ष क्या निकलता है इसका कि इन सभी स्रोतों का संयोजन प्राचीन भारतीय इतिहास के समग्र और प्रामाणिक समझ के लिए अनिवार्य है। इनसे प्राप्त जानकारी न केवल ऐतिहासिक घटनाओं को स्पष्ट करती है, बल्कि उस समय के समाज की सोच, आस्था और जीवन शैली को भी उजागर करती है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। कोई डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिन्हें इसकी ज़रूरत है। अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF फ्री में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।